ग्रीन कलर से हाईलाइटेड जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 1971 के पहले के पाकिस्तान का मैप है। ये है वेस्ट पाकिस्तान, ये है ईस्ट पाकिस्तान। दो पार्ट में था पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों ज्योग्राफिकली या भौगोलिक रूप से कह सकते हैं आप, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, अलग अलग थे। कल्चर के रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी ये दोनों एक दूसरे भिन्न भिन्न थे। वेस्ट पाकिस्तान में जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, वहीं पे ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। जो ईस्ट पाकिस्तान था, इसमें लगभग टोटल 60% के आसपास पॉपुलेशन रहती थी, जनसंख्या ज़्यादा इस वाले एरिया में रहती थी। और उसके अलावा जो निर्यात वगैरह होता था, एक्सपोर्ट जो होता था, वो लगभग 30 से 35% के आसपास इसी एरिया से निर्यात होता था। उसके अलावा लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो बजट एलोकेशन जब होता था, जब बजट पास होता था, तो इस वाले एरिया के लिए बजट कम पास होता था, लगभग 30% के आसपास केवल पास होता था ईस्ट पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा जो भी प्रशासनिक लोग होते थे, जो भी सरकार चलाने वाले लोग होते थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, चाहे वो सेना के प्रमुख हों, ये सारे के सारे लोग वेस्ट पाकिस्तान से ही चुने जाते थे। या यूँ कह सकते हैं आप कि ईस्ट पाकिस्तान जो था, वहाँ के लोगों को या बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों का प्रशासन में, राजनीति में, इन सब एरियाज़ में पार्टिसिपेशन, भागीदारी बहुत कम थी। ऐसे में बंगाली भाषा को राजभाषा बनाने की मांग उठती चली आ रही थी। इसको कि यहाँ के लोगों को भी प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, राजनीति में उन लोगों का भी जो है पार्टिसिपेशन किया जाए, पीएम सीएम है ना, इन सब के कैंडिडेट जो है इस वाले एरिया के लोग भी बनाए जाए। लेकिन ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही थी। बहुत संघर्षों के बाद 1956 में बंगाली भाषा को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान का फ़ोटो है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अवामी लीग बनाया था, अवामी लीग। इस अवामी लीग ने क्या किया कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों की जो तादाद वाली एरिया था, उसको स्वायत्तता दिलाने की बात करने लगे, ये ऑटोनॉमी दिलाने की बात करने लगे ये शेख मुजीबुर रहमान। और उसके अलावा बंगाली स्पीकिंग लोगों को प्रशासन में, राजनीति में, इन सब में इनकी भागीदारी को इंश्योर करने का ये प्रयास करने लगे। और इन्होंने इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए 6 पॉइंट कार्यक्रम दिया था, 6 पॉइंट मूवमेंट चलाया था। 6 पॉइंट मूवमेंट, इस आंदोलन में 6 बिंदु थे। इन 6 बिंदुओं में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो जो है इनके 6 पॉइंट मूवमेंट के समय भाषण देने का ये फोटो है। इसमें इन्होंने 2 3 5 6 बातें कही थी, वही 6 पॉइंट में 6 बातें कही थी। जैसे इन्होंने कहा था कि फेडरल स्टेट की बात इन्होंने की थी। किसकी बात की थी? फेडरल स्टेट की। उसके अलावा इन्होंने बात की थी टैक्सेशन, जो कराधान है उसमें स्टेट के पास उसका वो होना चाहिए, इसकी बात उन्होंने की थी। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट हों कानून बनाने का, जिस पे कानून बनाया जाए, वो राज्यों को दिए जाएँ, वो स्टेट को दिए जाएँ, इसकी बात इन्होंने की थी। उसके अलावा इन्होंने कही थी जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसमें भी राज्यों का सुझाव लिया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि जो भी व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है विदेशों के साथ, उन सब में भी राज्यों को कुछ हिस्सा दिया जाए। उसके अलावा इन्होंने बात की थी कि जो मिलिट्री है, जो सेना है और जो नेवी है, उसका पूरी तरीके से सिपरेशन होना चाहिए। ये 6 पॉइंट थे शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी के, इन्होंने इसकी बात उठाई थी। और ये जो फोटो आप नेक्स्ट देख रहे हैं, ये है अयूब खान का फोटो। ये लगभग 1969 की बात है। 1969 के आसपास अयूब खान वहाँ के सेना के प्रमुख थे, और ये अपने ताकत का यूज़ करके, पावर का यूज़ करके ये सत्ता में आ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाला ये है कि 1969 के आसपास तक, जब तक इंडिया में 2-3 बार इलेक्शन हो चुके थे, पाकिस्तान में अभी भी एक बार भी नेशनल असम्बली, जैसे अपने यहाँ जो है लोकसभा होता है, ऐसे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली होती है। तो नेशनल असम्बली के एक भी इलेक्शन नहीं हुए थे। मतलब वहाँ पे जो भी सेना का प्रमुख होता था या जो भी पावरफुल इंसान होता था, वही सत्ता अपने हाथ में ले लेता था। तो इस समय अयूब खान थे। अयूब खान ने ये वादा किया था कि 1970 में हम इलेक्शन करवाएंगे प्रॉपर तरीके से, और इस इलेक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्टेड लोगों का जो है शासन चलेगा, इलेक्टेड लोग ही प्रशासन में आएंगे, है ना। इन्होंने यह वादा किया था। और इसमें हम आपको बता दें कि जो ईस्ट पाकिस्तान था और जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में जो सीटों की संख्या थी वो लगभग 162 थी, लगभग क्या एकदम कन्फर्म है, 162 सीट थी। और जो वेस्ट पाकिस्तान था, इसमें 138 सीट थी।
लेकिन 1970 में इलेक्शन के पहले पहले ही होता क्या है कि जो ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर फ्लड आ जाता है, यहाँ पर बाढ़ आ जाता है, यहाँ पे साइक्लोन आ जाता है, चक्रवात आ जाता है। और अय्यूब खान द्वारा इस एरियाज़ के बचाव कार्य के लिए, इनकी जो है देख रेख के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया जाता है ना, बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया जाता है। उसके बाद 1970 में क्या होता है, इलेक्शन होता है, और इलेक्शन का जो परिणाम होता है कुछ यूँ होता है कि 162 में से 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत जाती है, आवामी पार्टी किसमें, ईस्ट वाले पाकिस्तान में। और वेस्ट पाकिस्तान में PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है, उसको मिलते हैं 81 सीट। लेकिन इतनी कम सीटें जीतने के बावजूद भी, और शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 162 में 160 सीटें जीत लेने के बावजूद भी इनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जाता है, और इनको क्या किया जाता है, अय्यूब खान द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है, किसको, मुजीबुर रहमान को, मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया जाता है। उसके अलावा जब ये आवामी पार्टी द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो और उसके बाद जो है आवामी पार्टी के अन्य लोगों द्वारा वहाँ पर क्वासी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी जाती है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही है। तो ऐसे में यहाँ के जो अन्य लोग थे आवामी पार्टी के, वो लोगों को क्या करते हैं, क्वासी गवर्नमेंट जो है ईस्ट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और वहाँ पर कानून वगैरह सब कुछ बनाने लगते हैं अपने हिसाब से। ऐसे में जो वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान द्वारा क्या किया जाता है, इनके प्रोटेस्ट को, इनके इस तरह की सरकार चलाने को, इन सबको रोकने के लिए वहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से लोग क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि जो भी आवाज़ आवामी लीग वाले उठा रहे हैं उसको वहाँ पे दबा दिया जाए। जो भी लोग ये सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं पैरेलल में, इनको दबा दिया जाए, इस तरह की आवाज़ों को दबा दिया जाए। और ऐसे में होता क्या है कि तमाम इनोसेंट्स लोग को इसमें जान चली जाती है, बड़े लेवल पर मसैकर होता है, उसके अलावा जिनोसाइड्स होता है, यहाँ पर हत्याएँ होती हैं, लोगों को मारा जाता है। ऐसे में आवामी पार्टी क्या करती है, जो आवामी लीग थी, आवामी लीग ऑपरेशन सर्च लाइट को काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए, या कह सकते हैं इसका जवाब देने के लिए एक आर्मी का गठन करती है। उसका नाम है मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी का गठन करती है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मुक्ति वाहिनी का ही फोटो है। इसका गठन करती है कौन, आवामी लीग। आवामी लीग मुक्ति वाहिनी का गठन करती है, और मुक्ति वाहिनी वाले लोग क्या करते हैं कि ये प्रयास करते हैं कि ईस्ट बंगाल को स्वायत्तता दी जाए, है ना, और वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की समर्थन वाली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। ये सब चीज़ें लोग प्रयास करते हैं। स्टार्टिंग वाले फेज़ में क्या होता है कि जो है ये सब चीज़ें वर्ल्ड के हर कंट्रीज़ लगभग देख रहे होते हैं। इंडिया का जो इसमें कह सकते हैं स्टेप होता है, स्टैंड होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। स्टार्टिंग में इंडिया जो है इसमें न्यूट्रल रहता है, लेकिन होता है क्या है कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ से क्या होते हैं, जिनोसाइड्स होता है, वहाँ मारे जाते हैं इनोसेंट्स लोग, वो लोग भाग भाग के काफ़ी संख्या में इंडिया में आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि इंदिरा गांधी पहले प्रयास करती हैं कि कूटनीति रूप से या इकोनॉमिक रूप से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि वो ऐसा ना करे, है ना, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाती। तो इन्होंने क्या किया कि ओपनली कह सकते हैं ये कर दिया कि हम मुक्ति वाहिनी को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मुक्ति वाहिनी जो कि आवामी लीग द्वारा बनाई गई थी, किसके लिए, ईस्ट बंगाल की स्वायत्तता के लिए, है ना। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं, ओपनली इस बात को स्टेटमेंट दे देती हैं कि मैं जो है मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करती हूँ। और इन्होंने क्या करना पड़ा, स्टार्ट कर दिया कि मुक्ति वाहिनी को क्या करेंगे, अब हथियार प्रोवाइड कराएंगे। जो भी लोग उसमें जो है शामिल होंगे उनको ट्रेनिंग वगैरह, है ना, उसके अलावा फंडिंग, ट्रेनिंग, वेपन्स, हथियार, सब चीज़ें प्रोवाइड कराना इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। और 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी आमने सामने होती है। क्योंकि इंडिया ने क्या कर दिया, अब मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने के साथ साथ क्या कर दिया, अपनी आर्मी को भी इसके साथ मिला लिया। तो इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी दोनों मर्जअप हो जाती हैं, और एक साथ जो है वो पाकिस्तानी आर्मी का जो है काउंटर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए आमने सामने हो जाती हैं। और 3 दिसंबर से लेकर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, टकराव होता है। और इस टकराव के बीच ये लड़ाई 13 दिन तक चलती है, और 13 दिन की लड़ाई के बाद जो मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी है उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, इनके द्वारा ढाका पर कब्जा कर लिया जाता है। और ढाका को कहीं ना कहीं कह सकते हो आप, यहीं से बांग्लादेश की लिबरेशन या बांग्लादेश की स्वतंत्रता की शुरुआत यहीं से हो जाती है। इस पर लोग क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं पूरी तरीके से, और यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जो पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान कह सकते हैं आप, पाकिस्तान द्वारा किसका सपोर्ट मांगा जाता है, यूएसए का सपोर्ट मांगा जाता है। यूएसए क्या करता है अपना यहाँ पर एक यूएसएस इंटरप्राइज नाम का एक यहाँ पे वो भेजता है,
यूएसएस इंटरप्राइज नाम का भेजता है। उसके अलावा इंडिया क्या करता है, वो यूएसएसआर से सपोर्ट मांगता है। यूएसएसआर से सपोर्ट कौन मांगता है, इंडिया। ऐसे में क्या होता है कि जो जो यूएसए द्वारा यूएसएसआर इंटरप्राइज को भेजा जाता है, ये कुछ बहुत अच्छी लेवल पर काम नहीं कर पाता है, और कह सकते हैं ये बिल्कुल काम ही नहीं कर पाता है ना। और इंडियन जो नेवी था, इंडियन नेवी क्या करता है, वो पाकिस्तान की जो कराची वाली नेवी थी उस पर अटैक कर देता है। उसके अलावा पाकिस्तान की बहुत कह सकते हैं बहुत विशाल सबमरीन थी एक, उसका नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी सबमरीन को क्या करता है, इंडिया की जो नेवी होती है उसको डुबो देती है ना। ये डूब जाती है, और इसके डूबने से ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये 4 दिसंबर की बात है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने इनकी पीएनएस गाजी को डुबोया था, इसलिए 4 दिसंबर को ही जो है नेवी डे बनाया जाता है ना। तो इसको डुबो दिया था, और इसको डुबोने के साथ ही साथ कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इंडियन नेवी की वर्चस्वता या सुप्रीमेसी कायम हो गई थी कि इंडियन नेवी सुप्रीम है ना। ये चीज़ हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि शेख मुजीबुर रहमान जेल से छूट कर आते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जेल से छूट के आते हैं और वो सरकार चलाते हैं, और ये लगभग 75 की बात है, 1975 तक ये सरकार में रहते हैं। और 75 में क्या होता है कि इनको जो है डिप्लोमेटिकली कह सकते हैं लोग वहाँ पर, या जानबूझकर लोग क्या करते हैं कि इनका मर्डर करवा दिया जाता है, और उनकी पूरी की पूरी फैमिली, जो भी लोग ढाका में प्रेजेंट लोग थे उनकी फैमिली के सारे लोगों का मर्डर हो जाता है। सारे लोगों की जान चली जाती है। केवल 2 लोग बचते हैं, वो दोनों उनकी लड़कियां होती हैं, 2 उनकी लड़कियां होती हैं जो उस समय वहाँ पर ढाका में अवेलेबल नहीं होती हैं, वो उस समय लंदन में रहती होती हैं। उसी में से एक उनकी लड़की है शेख हसीना, जो आगे चलकर वहाँ की प्रधानमंत्री बनती हैं, है ना, शेख हसीना। तो शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री जो थी, सॉरी, आगे चलकर जो बनती हैं, ये बच गई थी। और बाकी क्या होता है, इन सारे लोगों को क्या कर दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। और आगे चलकर 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है। ये बैठी हैं इधर इंदिरा गांधी, ये हैं जुल्फ़िकार भुट्टो। ये कौन है, जुल्फ़िकार भुट्टो, और ये बैठी हैं इधर इंदिरा गांधी। दोनों लोगों के बीच में एक समझौता होता है 1972 में, जिसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौता। शिमला समझौता जो हुआ था, इस शिमला समझौता के तहत क्या क्या चीज़ें कही गई थी कि अब दोनों देश एलओसी को मानेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को मानेंगे। इसके पहले दोनों के बीच में क्या होता था, सीज फायर लाइन मानी जाती थी, लेकिन अब सीज फायर नहीं मानी जाएगी, अब एलओसी मानी जाएगी। पहला चीज़ ये हुआ था। उसके अलावा ये समझौता हुआ था कि दोनों देशों के बीच में जो भी कश्मीर इशू के लेकर, जो कश्मीर समस्या चल रही थी बहुत लंबे समय तक, अभी भी चल रही है, उस कश्मीर इशू को लेकर दोनों देश क्या करेंगे, आपस में पीसफुली इसको नेगोशिएट करेंगे, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करेंगे। उसके अलावा बायलैटरली करेंगे। बायलैटरली मतलब क्या करेंगे कि उसमें कोई तीसरे पक्ष को ऐड नहीं करेंगे, 2 ही पक्ष मिलकर उस समझौते को सॉर्ट आउट करेंगे। ये भी इस एग्रीमेंट में कहा गया था। उसके अलावा जो भी एरियाज इंडिया द्वारा ऑक्युपाइड किए गए थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को क्या कर दिए गए, वापस दे दिए गए, है ना। और इस प्रकार क्या होता है, शिमला समझौता हो जाता है। और क्या होता है कि ऐसे में बांग्लादेश नाम की एक नई कंट्री अस्तित्व में 1971 के बाद अस्तित्व में आ जाती है। ये ओवरऑल पूरा था पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश के विश्व मैप में कह सकते हैं अस्तित्व में आने की, है ना। लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।